आज हम बात करने वाले हैं कर्वेचर के ऊपर, जो कि बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस के एक बेहतरीन टॉपिक में से एक है, क्योंकि इससे बनने वाले जो कंसेप्ट है, डिफिनेशंस है, और कहीं ना कहीं इस पर बनने वाली इक्वेशन से बहुत तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन आज हम कर्वेचर को बहुत ही बारीक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कर्वेचर की अंडरस्टैंडिंग रखनी उतनी ज़रूरी है जितना कि इसके क्वेश्चंस को बनाना। ऐसे में सबसे पहले हम कर्वेचर के डिफिनेशंस की तरफ चलेंगे। तो कर्वेचर मेनली तौर पर अगर कहा जाए तो कर्वेचर क्या होती है, तो वो बेसिकली तौर पर बेंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई कर्व कितना बेंडिंग किया हुआ है, कितना मुड़ा हुआ है, इस बारे में अगर कोई जानकारी देता है तो हम उसे कर्वेचर कहते हैं। दैट सिंपल। जैसे रोड मुड़ा हुआ है, तो जहाँ पर मुड़ा हुआ है वो उसका कर्वेचर हुआ। आपने भी कहा हुआ कर्व बना रहा है ना, इस तरीके की चीज़ें हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, हमारे पास अलग अलग टाइप के दो ग्राफ्स हैं या कर्व हैं जिसे आप देख सकते हैं। पहले वाले केस में ए से बी जा रहा है, दूसरे वाले में सी से डी। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ भाई इन दोनों में से सबसे ज़्यादा किस में बेंडिंग है, तो आप ऑटोमेटिक कहोगे कि ए से बी वाले में जो पी पॉइंट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बेंडिंग है। जबकि सी से डी जा रही इसमें क्यू में है, वो थोड़ा कम बेंडिंग है क्योंकि कम मुड़ा हुआ है। दैट सिंपल। अगर आप यहाँ पर एक तीसरा ग्राफ को देखना चाहेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ ए से लेकर के अगर हम बी तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर पी पर ज़्यादा मुड़ना है, फिर क्यू पे हल्का, और फिर आर में फिर से हल्का हमारे पास बेंडिंग दिखने को मिल रही है। इसका मतलब हमने सीखा कि जो बेंडिंग है वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो सकती है। इसका मतलब है कि कर्वेचर हर एक कर्व पर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होती है। दैट सिंपल सी लॉजिक है। अब इस कर्वेचर का कितना है कैसे पता लगाएंगे? जैसे P पर मुड़ा ज़्यादा है, Q पर थोड़ी कम है, R पे और कम है। लेकिन ये तो हम देख के बता दे रहे हैं, हम इसे मैथमेटिकली कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पर बेंडिंग ज़्यादा है और कितना है? तो इस बारे में हम पूरी डिटेल्स में कर्वेचर के अंदर पढ़ते हैं। अब इसका आइडिया लगाने के लिए है, आइए हम इसे थोड़ी सी और भी बारीकी से समझते हैं। जैसे ये कर्व है, अब अगर आप देखेंगे कि इन तमाम चीज़ों पे जब ये ज़्यादा मुड़ा हुआ कर्व है आपके पास, देखिए ये वाला जो ज़्यादा मुड़ा हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी कि यहाँ पर जब आप टेंजेंट लाइन खींचोगे, हर एक पॉइंट पर जब हम इस तरीके की टेंजेंट लाइन खींचना चालू करते हैं, तो वो टेंजेंट लाइन भी आपको ज़्यादा मुड़ा हुआ प्रतीत होंगे, ज़्यादा झुकाव आपको नजर आएंगे। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा बेंडिंग है। जबकि आप यहाँ पर टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो आपको उतनी बेंडिंग देखते हुए नज़र नहीं आएंगी टेंजेंट लाइन पर, वो थोड़ी बहुत आपको सीधी रेखा टाइप आपको प्रतीत होंगी। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि जब आपका टेंजेंट का डायरेक्शंस बहुत फास्ट मूव करे, देखो पहले ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे फटाक से ऐसे हो गया, जबकि इसमें बहुत ही नॉर्मल वे में टेंजेंट की डायरेक्शंस चेंज कर रही है। तो जिसमें टेंजेंट की डायरेक्शंस ज़्यादा फास्ट चेंज करती है उसमें कर्वेचर ज़्यादा बनती है, जिसमें कम होती है उसमें कम बनती है। इस बारे में भी आइडिया आप ले सकते हैं। थोड़ी सी और विस्तारिता लाते हैं कि किसी पॉइंट पर हमें टेंजेंट पता करनी है और कितना है इसके बारे में पता करनी है, तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण सा आइडिया है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ P पॉइंट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है, एक Q पॉइंट है जहाँ पर थोड़ी सी कम मुड़ी हुई है। तो जिस पॉइंट पर हमें पता करनी रहती है हम वहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, अपने से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी Q पॉइंट पर था तो Q पर भी हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पर बेंडिंग ज़्यादा है वहाँ सर्कल छोटा है, और जहाँ पर बेंडिंग कम है वहाँ पर सर्कल बड़ी है। तो इस बारे में एक आइडिया हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस पॉइंट पर पता करनी है उस पॉइंट पर सर्कल ड्रॉ किए, सर्कल ड्रॉ करके हम वहाँ से रेडियस मिला दिए। रेडियस को हम रो से डिनोट करते हैं, आर से, जिससे भी डिनोट कर लो आप। यहाँ पर भी एक सर्कल बनाए, सर्कल से यहाँ से रेडियस मिला दिया, और रेडियस की यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा कर दिया है। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे कि रेडियस जिसकी छोटी है वहाँ बेंडिंग ज़्यादा है, रेडियस बड़ी है बेंडिंग कम है, ऐसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस चलते इसकी डायरेक्टली पर फॉर्मूला आता है कि रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वो आपके पास कर्वेचर के। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कर्वेचर के।
कर्वेचर मतलब बेंडिंग। अगर रेडियस आपकी छोटी है तो बेंडिंग आपकी ज़्यादा होगी। देखो कर्वेचर मतलब बेंडिंग, वो आपकी ज़्यादा होगी। रेडियस अगर बड़ी हो गई तो फिर बेंडिंग आपकी कम होगी। इस चलते हम इन्वर्सली कह रहे हैं, यानी कि उल्टा हो रही है। कर्वेचर बढ़ेगा यानी कि बेंडिंग ज़्यादा होगा तो रेडियस छोटा हो जाएगा, और अगर कर्वेचर ही छोटा हो गया तो फिर आपका यहाँ रेडियस बड़ी हो जाती है। ऐसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बस उल्टा उल्टी वाली केस है। ठीक है, इस बात से आपको यहाँ पर आइडिया मिल जाती है। अच्छा, ये जो पॉइंट आपने देख रहे हो इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी।